दिन भर की नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में इंदौर बना सबसे साफ शहर। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार। 4 श्रेणी में दिए गए 78 पुरस्कार। राष्ट्रपति ने स्वच्छता मित्रों के प्रयास को बताया सराहनीय। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मिला करारा जवाब। जयपुर में सहकार एवं रोजगार उत्सव में गरजे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह। कहा आने वाले 100 साल सहकारिता के। भारत के पास तेल आपूर्ति के पर्याप्त स्रोत मौजूद। ऊर्जा संवाद 2025 में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा अगली तिमाही में नीचे आ सकते हैं पेट्रोलियम उत्पादों के दाम। भारत सरकार की निमिषा प्रिया मामले में बारीकी से नजर। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। तेल आयात पर नेटो प्रमुख के बयान पर कहा ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना सर्वोच्च प्राथमिकता। और लद्दाख सेक्टर में हुआ आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपलब्धि के लिए भारतीय सेना, डीआरडीओ और उद्योग जगत को दी बधाई। कहा भारत की वायु रक्षा क्षमताओं के लिए परीक्षण बेहद महत्वपूर्ण। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। सुपर स्वच्छ लीग शहर की 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर की श्रेणी में इंदौर को प्रथम पुरस्कार, सूरत को द्वितीय, नवी मुंबई को तृतीय और विजयवाड़ा को चतुर्थ पुरस्कार मिले। वहीं सुपर स्वच्छ लीग शहर की 3 से 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में नोएडा को पहला, चंडीगढ़ को दूसरा और मैसूरू को तीसरा स्थान मिला। इसके अलावा स्वच्छ शहर पुरस्कारों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में अहमदाबाद शीर्ष पर रहा, जबकि भोपाल दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। 2024-25 विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है। इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार की थीम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को बधाई दी और कहा कि कम आबादी वाले शहरों में संसाधनों की कमी के बावजूद स्वच्छता मित्रों के प्रयास सराहनीय हैं। और नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सपत्नीक डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ डीडीए द्वारा विकसित यमुना वाटिका और बानसेरा का दौरा किया। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने यमुना के डूब क्षेत्र के पुनरुद्धार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि ये लोगों को इन नव विकसित सार्वजनिक हरित क्षेत्रों में व्यायाम करने और स्वस्थ रहने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। Sure, the riverfront will match the best in the world, and I have no doubt once it is fully developed, it will be global attraction. This Vatika coupled with this will be the main attraction for Delhi and outside also. The work done by the Lieutenant Governor Vinay Saxena is a game-changing work. आज की एक और बड़ी खबर, राजस्थान के जयपुर में सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने देश भर के 60 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, गैस, बिजली और मुफ्त राशन उपलब्ध कराए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, 5 किलो मुफ्त अनाज
और इसके साथ साथ 5 लाख तक की फ्री दवाइयों का और इलाज का व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से होता है। और आगे की खबरों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उम्मीद जताई है कि अगर दुनिया में भू राजनीतिक परिस्थितियों में स्थिरता रही तो आने वाले 3 से लेकर 4 महीने में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हो सकते हैं। ऊर्जा वार्ता 2025 के दौरान अपने संबोधन में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। There is availability of oil, more than enough. There is more and more crude oil coming on the market from the Western Hemisphere. That is another very important factor. I mean, if you have more supply coming in, the price will be as anticipated. Today, the price 68.5. आने वाले समय में मैं इसी रेंज में समझता हूं कच्चे तेल के दाम रहेंगे। हमारा हिसाब है ये 65-70 के बीच में ही रहेगा। दिस इज मेन स्ट्रीम व्यू। अगर इसमें चेंज आएगी तो चेंज 70 के ऊपर नहीं आएगी, ये 65 से नीचे आएगी। और रूस से तेल खरीदने पर अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि भारत पहले 27 देशों से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करता था, जिसकी संख्या अब बढ़कर 40 से भी ज्यादा हो गई है। अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है और भारत के सामने कई विकल्प खुले हुए हैं। I am not worried at all. If something happens, we'll deal with it. If, for instance, major buyers of oil, major suppliers of oil just go off the market, well, there was worry when some of them went off the market earlier, which same thing happened. You either divert. वो हमारे यहाँ कहावत है ना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है. I think we've got a lot of scope in that. आगे की खबरों में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार निमिषा प्रिया मामले में हर संभव सहायता दे रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई है और परिवार की मदद के लिए एक वकील भी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थानीय अधिकारियों और परिजनों के संपर्क में है और मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। This is a very sensitive matter and the government of India has been offering all possible assistance in the case. We have provided legal assistance and also appointed a lawyer to assist the family. We have also arranged for regular consular visits by a family, and we are also in touch with local authorities as also the family members to resolve this issue. The local authorities in Yemen have postponed carrying out her sentence that was scheduled for 16 July that you're well aware of. We continue to closely follow the matter and render all possible assistance in the case. We are also in touch with some friendly governments in this regard. और इस प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय ने नेटो प्रमुख की टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए भारत बाजार में उपलब्ध विकल्पों और वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार कदम उठाएगा। We have seen reports on the subject and are closely following the developments. Let me reiterate, and I've said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. अगली खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात दी गई है, जिनमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को 2025-26 से शुरू कर आगामी 6 वर्षों के लिए लागू किया गया है। तो कैबिनेट के फैसले पर राजस्थान के गंगापुर सिटी के किसानों और लोगों ने खुशी जताई है। ध्यान कृषि योजना जो वर्ष 2025-26 से लेके 6 साल के लिए चलाई है, ये प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी योजना किसानों के लिए चलाई है। इससे किसानों में बड़ी खुशी है और बहुत उम्मीद है
कि इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, उनको सुविधाएं भी मिलेगी, कर्ज भी उचित टाइम पे मिलेगा। कृषि धन धान्य योजना को लागू किया गया है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जहां पर पानी की कमी है वहां पर पानी की पूर्ति करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी और उसका किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री की शुरू से योजनाएं रही हैं कि किसानों को हमेशा कृषि का दुगना लाभ मिले और अच्छा लाभ मिले। मोदी कैबिनेट की तरफ से जो किसान धन धान्य योजना का जो एक प्रस्ताव पास किया गया था, उसके अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हमारे किसानों के लिए जो लागू की गई, जैसे कि उनके अन्न को जो है भंडारण करना, उनको सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्थाएं, बाद बाकी और भी काफ़ी योजनाएं हैं इसके अंदर। मेरी तरफ से भविष्य में ये चाहूँगा कि आगे भी ऐसी योजनाएं हमारे किसान भाइयों के लिए आती रहें, जिससे हमारे किसान भाई फल फूल सके। माड़ क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कम होती है और यहाँ के जो किसान हैं लोन भी कम ले पा रहे, उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। पानी की उपलब्धता भी होगी, बीजों का भंडारण भी होगा और यहाँ के जो किसान हैं उनको काफ़ी सुविधाएं होंगी, जिससे यहाँ का किसान समृद्ध हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने यह योजना बहुत अच्छी चलाई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, जो कैबिनेट ने ये फैसला लिया। और पीएम धन धान्य कृषि योजना को लेकर बरेली के किसान भी बेहद उत्साहित हैं। बरेली के किसानों ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। माननीय मोदी जी ने जो कल योजना लॉन्च की है, धन धान्य कृषि किसान योजना, उससे हम किसानों को पूरे भारतवर्ष में बहुत अहम फैसला है, किसानों के हित में है। 24,000 करोड़ किसानों के हित में योजना में कैबिनेट ने पास किया है। बहुत बढ़िया काम कर रही है मोदी सरकार, बहुत बढ़िया करा है, अच्छा करा है। सबको क्रेडिट कार्ड वो सब कुछ दिया बना के, और पैसे भी भेज रहे हैं। सारी DAP UP सारी मिल रही है, गोदाम से सारी चीज़ें मिल रही हैं। जो मोदी जी ने फैसला लिया है, बहुत बढ़िया फैसला लिया है हम किसानों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया है एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय शुक्रवार 18 जुलाई से वाराणसी में 3 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसका विषय है विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से मुक्ति दिलाना और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को मजबूत करना है। इस चिंतन शिविर में 100 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों की युवा शाखाएं एक साथ आएंगी और 500 युवा प्रतिनिधि नशा उन्मूलन के कार्यान्वयन के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। शिखर सम्मेलन के समापन पर ऐतिहासिक काशी घोषणा पत्र में नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय रोडमैप पेश किया जाएगा। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत विषय पर आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर नशा मुक्ति के क्षेत्र में युवाओं को नई दिशा देने वाला है। 18 से 20 जुलाई तक आयोजित युवा आध्यात्मिक समिट इसलिए भी अद्वितीय है कि नशा से मुक्ति के खिलाफ इस महत्वपूर्ण अभियान में भारत सरकार के स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और देश भर के 100 आध्यात्मिक संगठनों के युवा विंग के प्रतिनिधि, विभिन्न समाज सेवी और शैक्षणिक संगठन एक मंच पर आएंगे और मिलकर नशा मुक्ति पर एक समग्र राष्ट्रीय रणनीति बनाएंगे। 18 जुलाई प्रथम दिवस में प्रतिभागियों का आगमन एवं उनका पंजीकरण कार्य संपन्न किया जाएगा। 19 जुलाई द्वितीय दिवस के उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात प्रथम सत्र में नशे की लत, उसकी प्रकृति और कितनी संख्या में युवा इसके चंगुल में फंसे हैं जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी तथा द्वितीय सत्र में नशे के चक्र को तोड़ने, इसके पैडलर का पता लगाने, ड्रग के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, इस विषय पर 500 युवा प्रतिभागी अपने विचार एवं सुझाव रखेंगे।
तृतीय सत्र में नशे के खिलाफ प्रभावी अभियान और युवाओं तक इसकी पहुंच, आध्यात्मिक संगठनों, युवाओं, भारत सरकार और माई भारत संगठन की भूमिका, इस पर विभिन्न मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आध्यात्मिक संगठन और प्रबुद्ध जन रणनीति तैयार करेंगे। 20 जुलाई तृतीय दिवस को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के लिए सुबह संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके लिए mybharat.gov.in में रजिस्टर कर इसके प्रतिभागी बन सकते हैं। इसके बाद आयोजित चतुर्थ सत्र में विभिन्न मंत्रालयों, आध्यात्मिक संगठनों, प्रबुद्ध जनों द्वारा नशे के खिलाफ काशी घोषणा पत्र को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही नशा मुक्त भारत विजन 2047 प्रस्तुत किया जाएगा और सभी मिलकर नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेंगे। वाराणसी में नशे के खिलाफ पारित संकल्प की गूंज पूरे भारत में सुनाई देगा। नशे के खिलाफ युवाओं में नई चेतना और ऊर्जा का संचार करेगा। युवा आध्यात्मिक समिट लाएगा सकारात्मक बदलाव। और अब बात खेलो भारत की। नई खेल नीति को प्रभावी और कारगर बनाने को लेकर नई दिल्ली में खेलो भारत कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से, खेल सचिव हरिरंजन राव सहित खेल और उद्योग जगत से जुड़ी नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य खेल को एक जन आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना है। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि संसद के मॉनसून सेशन में नई खेल नीति को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 का विकसित भारत खेल के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 5 देशों की सूची में शामिल हो। आने वाले सेशन में मुझे उसको पार्लियामेंट में लेके आना है। उनके बाद एक 2 सीरीज के बाद तीसरा पहलू हमने दिशा निर्देश करा है स्पोर्ट्स पॉलिसी ने। सीरीज रिफॉर्म हम कैसे करें, तीसरी श्रेणी में हमें 10 साल का रोड मैप तय करना होगा। आज ये भी एक पार्ट है मेडल टेटेसी। 10 साल में हम कैसे दुनिया के 10वें क्रम तक स्पोर्ट्स में मेडल टैली में आ सके, क्या करना चाहिए उसके लिए मुझे आज आपका सुझाव चाहिए। और अगली खबर है, तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक की मासिक तेल बाजार रिपोर्ट के अनुसार 2025 की पहली तिमाही में बेहद तेज आर्थिक वृद्धि के बाद भारत ने दूसरी तिमाही में भी अपनी मजबूत विकास गति को कायम रखा है। इस रिपोर्ट में भारत की यह मजबूत विकास गति वर्ष की दूसरी छमाही तक जारी रहने की उम्मीद जताई गई है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक भी साल 2025 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर सालाना आधार पर 7.4% रही, जो 2024 की चौथी तिमाही में दर 6.4% की तुलना में बेहतर है। यह सकारात्मक आर्थिक परिदृश्य व्यापार और उपभोक्ता विश्वास सूचकांकों में भी स्पष्ट रूप से नजर आता है। जून के पीएमआई आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत में आर्थिक गतिविधियां लगातार मजबूत बनी हुई हैं, महंगाई दर भी लगातार घट रही है और मई में ये रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य के मध्य बिंदु से काफी नीचे पहुंच गई है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक के पास भविष्य में मौद्रिक नीति में ढील देने के लिए अधिक अवसर उपलब्ध हो गए हैं। ओपेक ने यह भी उल्लेख किया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 के आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत रहने की उम्मीद है। घरेलू आर्थिक गतिविधियों, विशेष रूप से निजी खपत में अपेक्षा से अधिक मजबूती देखी जा रही है। इस खपत वृद्धि को आसान होते ऋण शर्तों और बेहतर क्रेडिट उपलब्धता से बल मिल रहा है। ओपेक ने भारत की 2025 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5% को बनाए रखा है। खबर राजस्थान से, जहां इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। कोटा के रामगंज मंडी में भी भारी बरसात ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी। गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रामगंज मंडी के उन्हीं प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर रहे। रेलवे स्टेशन से सीधे मारवाड़ चौराहा पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ओवरफ्लो हो रहे नाले की स्थिति का अवलोकन किया। साथ ही हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बसी बस्ती में जलभराव से प्रभावित लोगों से बात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। सभी स्थितियों की जानकारी लेने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को जल निकासी बेहतर बनाने और प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने का निर्देश भी दिया।
और आगे की खबरों में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की जापान यात्रा संपन्न हो गई है। अपने दौरे के दौरान गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल उद्योग को और मजबूती देने के उद्देश्य से कई बैठकें की। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ की। इसके बाद 15 जुलाई को उन्होंने टोक्यो में 16वें इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन भी किया। ये ट्रेड फेयर भारतीय कपड़ा निर्यातकों के लिए जापानी खरीदारों से जुड़ने का सबसे बड़ा मंच है। गिरिराज सिंह ने अपनी जापान यात्रा के दौरान वहां की कई दिग्गज कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें भारत में निवेश का न्योता भी दिया। टेक्सटाइल के सेक्टर में टेक्सटाइल मशीनरी के सेक्टर में भी लोग आए थे। उन लोगों ने भी इच्छा जाहिर की है और टेक्सटाइल में गारमेंट्स में हमारा शेयर कम है, नहीं के बराबर। तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि भारत हमारे साथ इंडस्ट्री के भी काफ़ी लोग आए और यहाँ ट्रेड फेयर भी था। 150 से ज़्यादा इंडस्ट्री के लोग आए, उनसे भी 1-to-1 बात हुई है। और गिरिराज सिंह के जापान दौरे के मद्देनजर टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास ने एक प्रमुख उद्योग संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें दोनों देशों के 100 से भी अधिक व्यापारिक नेता एक साथ आए। इस कार्यक्रम में राजदूत सीबी जॉर्ज ने भी जापानी कंपनियों को इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। I have seen how he has engaged with senior executives, CEOs, presidents, chairmen of various important textile companies in Japan to see how we build that bridge, the gap that existed in the textile sector. I was so happy to see how the Japanese side have responded to what he was trying to put across about what India offers. अगली खबर, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2024-25 में जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने बड़ी छलांग लगाई है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की सफलता पर महापौर सौम्या गुर्जर से खास बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। स्वच्छता सर्वेक्षण में पिंक शहर जयपुर ने एक ऊंची छलांग लगाई है और इस वक्त हमारे साथ जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर जी मौजूद हैं। आपके शहर ने एक ऊंची छलांग लगाई है, क्या कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उनके स्वच्छ भारत का सपना जो है जयपुर वासियों ने एक छलांग लगाकर साकार किया है और स्वच्छ भारत का इरादा और भी ज़्यादा दृढ़ और मजबूत किया है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार। और इस तरह का एक स्वच्छ जो प्रतिस्पर्धा के माध्यम से हमारे शहर है वो लगातार स्वच्छ से स्वच्छतम होते जा रहे हैं। और ग्रेटर नगर निगम ने भी जो एक अच्छी छलांग लगाई है, 16वें स्थान पर अपना 16वें पायदान पर पहुंच पाया है। और अगले स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में जयपुर वासियों के सहयोग के साथ में और पूरी नगर निगम की टीम मिलकर काम करेगी और फिर से जयपुर टॉप 3 शहरों के अंदर अपना स्थान है वो हासिल करेंगे। कचरा प्रबंधन कैसे होता है शहर में? हर दिन कचरा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हर दिन ही प्रोसेस करना है। तो हमारे जो है वेस्ट टू एनर्जी और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ठीक प्रकार से हमने किया। हमारा एसटीपी प्लांट है वो काफ़ी मजबूत हो गया है, तो जिससे हम डेली हम इसको प्रोसेस कर पाते हैं। और हमारा एसटीपी प्लांट है उसमें हम ट्रीटेड वाटर को हम रीयूज़ कर रहे हैं। इसके साथ में हम बायोगैस भी हम बना रहे हैं और सौर ऊर्जा के ऊपर संधारित है वो। तो देश का एक सबसे अच्छे एसटीपी प्लांट में से हमारे पास में है। वेस्ट टू एनर्जी और सीएनडी वेस्ट के प्लांट्स भी हमारे पास में हैं और हमने मैकेनाइज टीएस पॉइंट भी हमारा बना है, तो जिसकी वजह से और अच्छा कार्य है वो हो पा रहा है। जयपुर जो एक शहर है तो ये टूरिस्ट का भी शहर है, तो बाकी शहरों के लिए अब क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि जयपुर में बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं? जयपुर राजस्थान की राजधानी है और पधारो महाराज देश का जो है एक ध्येय वाक्य है उसको साकार करता है जयपुर। और गुलाबी नगरी और पावनों का स्वागत और सत्कार के लिए जयपुर जाना जाता है। उसमें देश के ही नहीं विदेशी पर्यटक है वो भी जयपुर में आते हैं और आकर जयपुर को निहारते हैं, गुलाबी नगरी की गुलाबियत को निहारते हैं, वहाँ की स्वच्छता को भी देखते हैं। और ये स्वच्छता की रैंक जो है निश्चित रूप से जयपुर का मान सम्मान को और ज़्यादा बढ़ा रहा है और हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमारे पर्यटक है वो भी बढ़ेंगे और जिसमें हमारा पर्यटन का केंद्र जो है और मजबूत होता हुआ रहेगा। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।